देखिए राहुल, दिल्ली का चुनाव मतलब एक बिल्कुल यूनिक कुछ फैक्टर्स हैं दिल्ली के, जिसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले तो ये कि दिल्ली स्टेटहुड भले ही मिला हो दिल्ली को, पर उस तरह का स्टेटहुड नहीं है जिसमें वो एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं किसी स्टेट के पास। क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो केंद्र के पास ही हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस भी आती है। ये मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हम देखेंगे आने वाले दिनों में एक मुद्दा जो हमेशा गरमाया रहता है कि दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर गरमाया रहता है, या दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गरमाया रहता है। तो उसमें एक चीज अंडरलाइन करनी बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, पहली चीज तो है। और वैसे अब आप देखिए तो दिल्ली, अगर जो हम स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें तो एक ग्लोरीफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको समझा जाना चाहिए, ये चीज क्लियर है इसमें। अच्छा, अब बात आती है कि दिल्ली में देखिए पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो इसलिए है कि देखिए बीजेपी 1998 के बाद पावर से बाहर है वहां पर, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी का दबदबा रहा है। पर उसके बावजूद जो विधानसभा चुनाव है वहां पर 1998 के बाद बीजेपी बाहर गई। और अब हम मतलब थोड़ा याद कराना चाहूंगा कि वो केवल और केवल एक प्याज के बड़े दामों को लेकर बहुत बड़ी मार पड़ी थी उस वक्त बीजेपी को। अच्छा, उसके बाद एक दौर रहा कांग्रेस का, शीला दीक्षित का। अब शीला दीक्षित के दौर को अगर हम देखें तो उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो थी एक तो जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के तहत एक मॉडल बनाया गया और पॉल्यूशन बहुत मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और शीला दीक्षित की मतलब उनके टेन्योर में काम भी काफी हुए दिल्ली में वो। और दिल्ली में एक चीज और है ना कि दिल्ली में क्रेडिट सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं ले सकती, सिर्फ केंद्र नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों का वो ज्वाइंट हो रहता है, हमेशा ओवरलैपिंग है। कई डिपार्टमेंट्स का जिस तरह हेल्थ स्ट्रक्चर ही है, तो दिल्ली में आपको वो हॉस्पिटल भी मिलेंगे जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो भी मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, और वो भी मिलेंगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अधीन है, और वो भी मिलेंगे जो एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है उसके अधीन है। तो बड़ा ओवरलैपिंग से काम चलता है वहां पर। अच्छा, शीला दीक्षित की जो सरकार थी कांग्रेस की, वो रुखसत हुई, करप्शन के चार्जेस बहुत लगे, और उस पर खासतौर पर हम सब जानते हैं कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पूरा उस समय बहुत से एक्सपोजेस आए और बहुत चीजें रही, बहुत इल्जाम लगे उसके बाद। और तब से हम सब जानते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे की मूवमेंट, और उससे उभर कर निकले नेता जो है अरविंद केजरीवाल। अब उनका उसके बाद आपने जैसा बताया कि पहली सरकार कांग्रेस की सपोर्ट से, उसके बाद बहुत जबरदस्त बहुमत 2 बार देखने में आई है। अब बीजेपी पूरी मतलब बीजेपी कोशिश यही है कि किसी तरह सत्ता हथियाई जाए, किसी तरह मैं विद इन कोट्स कहूंगा, क्योंकि बीजेपी पे तमाम तरह के आरोप लगते आ रहे हैं कई प्रदेशों में, और उसका कोई मतलब ऐसा सेटिस्फैक्टरी जवाब भी नहीं मैं कहूंगा कि जो मिल रहा है। वो तमाम चीजें हैं, और उसमें कहीं पर ईसी की, इलेक्शन कमीशन का रोल भी आता है घेरे में, कई जगह बाकी चीजें भी आती हैं, वो तमाम चीजें हैं वहां पर। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी देखिए दिल्ली के अलावा पंजाब में इनकी सरकार है, और इनकी जो पॉलिटिक्स है ये एक बिल्कुल अलग किस्म की पॉलिटिक्स है। ये गवर्नेंस की पॉलिटिक्स करते हैं। ये सेकुलरिज्म के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, कास्ट वायलेंस पे कुछ नहीं बोलेंगे, ये इन मुद्दों पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी केवल और केवल गवर्नेंस की बात रहती है, और ये कहते हैं कि हम एक बिल्कुल क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहेंगे। हालांकि उस पर भी सवाल उठते आए हैं, पंजाब में बहुत सवाल उठ रहे हैं इस समय, जिस तरीके से सरकार की फंक्शनिंग है। इसके बीच में बीजेपी हाथ पैर मार रही है सत्ता में आने के लिए। सवाल यह है कि बीजेपी के पास इस समय नेता कौन है, बीजेपी का फेस कौन है, पहली चीज वो है। और फिर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो केंद्र सरकार का जो है ना बोझ, वो भी स्टेट यूनिट को ढोना पड़ रहा है। और इस समय हम जानते हैं बहुत से फेलियर्स केंद्र सरकार के हमारे सामने आ रहे हैं, भले ही वो सबसे बड़ा जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है। तो फिलहाल जो है ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि दिल्ली देखिए देश की राजधानी है, और वहां पर जो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स होना चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिलता। स्तर लगातार गिरता जा रहा है, नौटंकी लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी शर्म आती है कि ये चीजें कहीं रिपोर्ट करने लायक भी हैं या नहीं। जी।
आबकारी घोटाला अगर हम बात करें उसकी, तो वो एक मास्क का मुद्दा नहीं है। मास्क का मुद्दा क्यों, मतलब आम आदमी पार्टी क्यों 2 बार पावर में आई? क्योंकि कहीं ना कहीं खास तौर पे वो जो मास है, जो निचले तबके का आदमी है, ये जो इनकी प्रोमिसेस रहे और कुछ हद तक डिलीवर भी किया गया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर। देखिए, अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो एक, मतलब हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्णतः सक्सेसफुल रहा, पर बहुत हद तक लोगों को पसंद आया। एक तो मॉडल ऑफ एजुकेशन, दिल्ली में जो एजुकेशन पे में काम हुआ, स्कूल्स की जो दशा थी वो सुधरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी नहीं सुधरी, कुछ स्कूलों की सुधरी, पर कुछ तो सुधरी, पहली चीज वो है। उसके बाद जिसको बीजेपी कहती है मुफ्त की रेवड़ी बांटना या रेवड़ी कल्चर कहती है, हालांकि बीजेपी खुद उस तरीके के ही प्रोमिस करती आ रही है। गए दिनों हमने हरियाणा देखा, उसके बाद हमने महाराष्ट्र देखा। तो पॉपुलिज्म की वो जो पॉलिसीज हैं वो बीजेपी भी अपना रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये देखिए एक एडवांटेज है, कहीं ना कहीं वो लोगों की वो सिंपथी है। जिस तरीके से केजरीवाल को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, इनके जो फॉर्मर मंत्री रहे जैन, उनको जेल में डाला गया, कि जिस तरीके से देखिए वहां पर जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस जो है वो सवालों के घेरे में रहा। और आम आदमी पार्टी तो लोगों को जाकर ये कह रही है ना कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया। अब देखिए, ये नैरेटिव बनाने में जो है, इस चीज में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक एडवांटेज है। वो अपने आप को एज अ विक्टिम भी शो कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हम तो देखिए इतना काम किया और हम करना चाह रहे थे, पर हमें करने नहीं दिया गया। और वो दिखती भी रही चीजें, इस तरीके से हर चीज पे सवाल उठता रहा वहां पर। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस कोशिश कर रही है वापिस आने में, पर कांग्रेस का क्या वो जो आधार था वो दोबारा कांग्रेस को मिल पा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है इस समय वहां पर। और फिर कहीं ना कहीं वो लीडरशिप का क्राइसिस जो है कांग्रेस का भी, वो नजर आ रहा है। देखिए, आपको किसी भी चुनाव के लिए अपनी एक लीडरशिप जो है वो ग्रूम करनी पड़ती है और एन वक्त पर उसे समय देना होता है कि आप जाइए, तैयारी कीजिए और फिर आप चुनाव लड़िए। वो चीज अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो खामियां हैं। और उसके अलावा बीजेपी का तो हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी खेलना चाहती है, तमाम मुद्दे लाना चाहती है, पर बीजेपी के पास मतलब सबसे बड़ा सवाल जो है ना, बीजेपी जिस पे मुझे बैकफुट पर दिख रही है, वो है आपके प्योर इकोनॉमिक इश्यूज। महंगाई सबसे बड़ा, कम्युनलिज्म दिल्ली में ठीक है, दंगे भी हुए, तमाम चीजें हुई, उसके बावजूद बीजेपी को क्या उस तरह का सपोर्ट मिलेगा? वो पोलराइजेशन उतना आपको मतलब वो दे पाएगा उतनी सीटें? क्योंकि दिल्ली की जनता और देश के बाकी भागों में बहुत फर्क है लोगों में। अगर हम अवेयरनेस की बात करें, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात भी करें और लेवल ऑफ एजुकेशन की भी बात करें, तो बहुत फर्क है। तो क्या बीजेपी को उसका एडवांटेज मिल पाएगा? अब वो आने वाले दिनों में देखना हमने किस तरह के नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, किस तरीके से। उम्मीद तो मैं पूरी करता हूं कि ये बहुत मतलब निम्न स्तर पर जाके और कम्युनल मुद्दे भी उछाले जाएंगे, हम सब ये भी जानते हैं। अब उसको कैसे आम आदमी पार्टी काउंटर करती है या कैसे बीजेपी उसको भुना पाती है, ये देखना होगा। दिखती सी बात है कि बीजेपी के, देखिए बीजेपी में खासतौर पे मोदी साहब के नैरेटिव की जब हम बात करें या अमित शाह के नैरेटिव की बात करें, तो केवल और केवल वही पार्टीज या वही जो नेता हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं जो इनको हेड ऑन लेते हैं। मतलब ईंट का जवाब पत्थर वाली बात जो है ना, बिल्कुल हेड ऑन लेके काउंटर करते हैं। अब वो चीज आम आदमी पार्टी भी कर रही है उस चीज पे। और बात यह है कि क्या ये मास का मुद्दा है? अगर लोगों को इस चीज में कहीं संतोष है कि उन्हें बिजली के बिल कम देने पड़ रहे हैं या उन्हें पानी के बिल कम देने पड़ रहे हैं, या जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर कुछ बेहतर हुआ है, या जिस तरीके से महिलाओं को कुछ सुविधाएं मिली हैं, या ट्रांसपोर्ट अगर सुधरा है, हालांकि उसमें केंद्र का रोल भी आता है, तो बात यह कि कौन उसे भुना पाता है, वो चीज है। और अगर लोगों को उसमें कहीं संतुष्टि है तो ये मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे लोगों के बनिस्बत इसके कि राजमहल या शीश महल। मुझे आप एक बात बताइए, आज कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री का आवास कोई आम आवास है या गवर्नर का मतलब जो है वो बढ़ता जा रहा है? अब 2 दिन पहले की आप बात देखिए, जो एक वीडियो सर्कुलेशन में आया, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, अनुराग ठाकुर हार्ले डेविडसन 40 लाख की बाइक पे घूम रहे हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एमपी की सैलरी भी आप गिन लीजिए, तो फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये तमाम चीजें वो काउंटर
और मतलब कि रिकाउंटर, ये चीजें मिलती रहेंगी। आने वाले दिनों में ये चीजें और बहुत एक अलग लेवल पे जाने वाली हैं। इसका तो अंदेशा हम लगा सकते हैं फिलहाल।